गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया। कल के सेट में जो हम लोगों ने सेट लगाया था उसका रिवीजन हुआ? कितने लोग ऐसे हैं जो रिवीजन नहीं किए थे? कोई ऐसा है जो कल के सेट को ना लगा के आया हो? सभी लोग लगा के आए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग? ठीक है, बढ़िया है। तो आज हम लोग लेखपाल सीरीज का अगला सेट हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, अगले सेट पे हम लोग काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसको देखेंगे। हमें लग रहा है शायद आज 15 या 16 होगा। तो सेट नंबर 16 आज हम लोग लेखपाल सीरीज का अगला सेट लगाएंगे। अभी तक के लगभग 15-16 जो भी सेट हुए होंगे आप लोग देख लीजिएगा। उस 15-16 सेट में किसी को कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन मिला हो जो दिक्कत पैदा कर रहा हो, जो ये लग रहा हो कि ये क्या है, कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे बनेगा, इसको तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, या ये हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ किसी को भी? ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बता दीजिएगा भाई, हाथ तो उठा दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। अमूमन जो क्वेश्चन मिले हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद मैं भी यही करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग रिवीजन किए होंगे। क्वेश्चन डे बाय डे तैयार हो रहा है, मटेरियल आपके पास ठीक ठाक पहुंच रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से अपने नए सेट पे चलते हैं। आज का जो सेट है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज के सेट का लेखपाल सीरीज का सेट नंबर 16, 15 या जो भी होगा उसका आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश से ली गई? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? हम पहले भी बताया था आपको कि जब संविधान हम लोगों का बना, हम लोग के संविधानविद लोग, विद्वान लोग बहुत सारी चीजों को, जो अच्छी चीजें थी वो विदेशों से ग्रहण किए, विदेश के कई देशों से उसे लिया गया। ठीक है, तो उसमें कई चीज ऐसी थी जो हमारे काम लायक थी, हम ले लिए, जो चीज हमारे काम लायक नहीं था वो हमें छोड़ना पड़ा, उसको हम नहीं लिए। उसी में एक भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? ऑप्शन ए है आपके पास अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, ऑप्शन बी, उत्तर बी। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था ली गई। मतलब भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि भारत में केंद्र स्तर पे अलग नागरिकता है और राज्य स्तर पे अलग नागरिकता, ऐसा नहीं है। जबकि यूएस में कई जगह 3 नागरिकता होती है, सेंट्रल में अलग, स्टेट में अलग और लोकल बॉडीज में अलग, ऐसा नहीं है। भारत में चाहे केंद्र में, राज्य में या फिर पंचायती स्तर पे सभी जगह एक ही नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। मतलब हम भारत में एक नागरिक, सिंगल नागरिक है। जबकि यूएस में क्या है? राज्य का अलग होगा और देश का अलग नागरिक होगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। व्याख्या देते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, जहां पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है, एक ही नागरिक होता है। ठीक है, सही बात है। हम लोग क्या है, पूरे देश में एक नागरिक है, सबका अपना एक पहचान है, एक ही नागरिकता है, एक पहचान पत्र बना हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे नाम पे 2-3 पहचान पत्र बने हैं और हम 2-3 नामों से जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट भी है हम अपने देश के लिए। कई ऐसे देश हैं जहां अलग अलग नागरिकताएं मिलती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? जब संविधान सभा बना तो आप जानते हैं कि कोई भी जब बॉडी बनती है, कोई भी गवर्निंग बॉडी बनती है या कोई सभा बनता है, समिति बनता है ना, मीटिंग होती है, तो उसका कोई एक अध्यक्ष चुना जाता है। गांव लेवल पे भी देखें, पंचायत, सभी जगह अपने घर में भी देखें, जब 10-20 लोग हो जाते हैं तो जब किसी गंभीर मुद्दे पे बात करना होता है, हंसी मजाक की बात नहीं, जब गंभीर मुद्दे बात करना हो तो उसमें एक बुजुर्ग होता है या कोई ऐसे विद्वान लोग होते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जिनके पास अनुभव ज्यादा होता है, वो भले पढ़े ना हो, उनको क्या हेड बना दिया जाता है कि भाई ये बात, ये आज की मीटिंग का हेड रहेगी।
इनकी बातों से ही मीटिंग शुरू होगी और इनके बाद से ही खत्म होगी मीटिंग। तो उसी तरह जब संविधान सभा बन रहा था, बनने को तैयार था, लेकिन जब तक वो बन रहा था तब अस्थायी टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया किसी को। बाद में जब वो बनकर तैयार होगा तो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें सही उत्तर है बी, अर्थात सचिदानंद सिन्हा। अब व्याख्या देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक में सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यह नियुक्त किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, मतलब संविधान सभा का बना तो उस समय टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग दोनों चीज याद रखिएगा, सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, इतिहास से, सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया? भारत में आप जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे कि भारत में बहुत बड़ी एक कुरीति थी ना, अच्छी चीज नहीं थी, सती प्रथा। इसमें क्या होता था? इसमें मान लीजिए जिस महिला का पति चाहे युद्ध में मर गया हो, मारा गया हो, कोई बीमारी से मर गया हो, या किसी भी कारण से अगर यदि मर जाता है युवा अवस्था में, मतलब एक समय की युवा अवस्था में 40-45 साल के अंदर में अगर वो मर जाता है तो क्या करती थी? उसका जीवन इतना दिक्कत रहता था, इतना मतलब क्लिष्ट रहता था, इतना कठिन जीवन रहता था बिताना कि वो क्या हो जाती थी? सती हो जाती। इसका 2-3 रीजन था, 2-3 कारण था। एक तो मान लीजिए युद्ध हो गया, तो जो आक्रमण करेंगे, आक्रमणकारी से बचने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए लखनऊ है और लखनऊ में अगर कोई विदेशी या कोई भी बगल, उस समय का राज्य व्यवस्था था तो बगल का राज्य, मान लीजिए अगर कोई कानपुर एक अपना राज्य हो और लखनऊ अलग राज्य हो, दोनों का राजा अलग होगा। अब कानपुर का राजा अगर लखनऊ के राज्य पे अटैक कर देता, लखनऊ पे अटैक कर दिया और यहाँ का राजा पराजित हो गया, तो क्या करेगा? यहाँ के जितने नागरिक हैं उसके गुलाम हो जाएंगे। जब नागरिक गुलाम हो जाएंगे तो पुरुषों से तो कई क्या करते थे? तो महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। कभी कभी महिलाओं से गलत काम कराया जाता था, इनको दासी बनाया जाता था, कई तरह की समस्याएं थी। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए महिलाएं क्या करती थी? सती हो जाती थी, अर्थात अपने पति के साथ ही, या फिर पति नहीं है तो चिता बना के उस पे सो जाती थी, मतलब जल जाती थी, या फिर अग्निकुंड को दाह कर देती थी, अपने को अग्निकुंड में कूद जाती थी। एक ये हो गया। दूसरा ये मान लीजिए कोई नवयुवती है, अभी नई शादी हुई है, उसका पति किसी कारण से गुजर गया, ऑफ कर गया, तो भी क्या करती थी कि अपना ये 100 साल 50 साल में जीवन काटने से अपेक्षा है कि अभी अपने पति के चिते पर लेट के सती हो जाती थी। ऐसे कई विडंबनाएं थी, ये कुरीति थी, हिंदू खासतौर पर हिंदू धर्म की एक कुरीति थी। इसी कुरीति को खत्म करने के लिए भारत के कई विद्वानों ने, कई समाज सेविकों ने आगे बढ़ा और उसके लिए काम किया। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन से खत्म करने के लिए किस श्रेय किसे दिया? मतलब उन्मूलन का कौन कारण बना, कौन इसको आगे बढ़ के इसको खत्म कर रहा है? उसमें आपके पास ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वह महान विद्वान है, महान व्यक्ति थे, जिनको इस कुरीति से बचने के लिए इन्होंने समाज से कई तरह की चीजों की आग्रह की, समाज को जोड़ा, समाज में इस कुरीति को बतलाया, घर घर गए, लड़े, यहाँ तक कि अपने घर में भी इन्हें विद्रोह करना पड़ा। देश में तो बात ही छोड़ दीजिए, देश में हर जगह इनका विद्रोह हुआ, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों से मिलके इस समाजी कुरीति को जड़ से खत्म किया। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। सीधी सी बात है, ऐसे कोई काम हो नहीं पाता, जिसके परिणाम से 1829 में इसे प्रतिबंधित किया गया। अब 1829 में कौन थे? यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश सरकार थी, ठीक, अंग्रेजों की हुकूमत थी। 19 से मिलकर राजा राम मोहन राय ने इस कुरीति को 1829 में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया कि अगर आज के बाद एक भी अगर इस तरह की घटना होगी तो क्या माना जाएगा? दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को बता दीजिए, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन वाले ठीक है, गुड, हाँ बताइए, ठीक है, ओके। ऑनलाइन वाले बढ़िया, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है तो आप लोग इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? इसका ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो सही उत्तर होगा इसका बी, अर्थात लॉर्ड रिपन, सॉरी बी लॉर्ड लिटन। अब क्या करेंगे, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन कौन थे? वायसराय थे भारत के, उन्हीं के शासनकाल में 1878 में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था। उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया? 1878 में। हुआ होता क्या था, जैसे भारत में भी कई प्रेस उस समय कंपनियां काम कर रही थी, तो प्रेस विज्ञप्ति में अंग्रेजों के विरुद्ध कई चीजें छापी जाती, कई निकाली जाती थी, आर्टिकल्स निकलता था, न्यूज निकलता था ना, ताकि लोगों को बताया जा सके कि भारत में जो शासन कर रही ब्रिटिश सरकार है वो भारत का किस तरह दमन कर रही है, यहाँ का लोगों का शोषण कैसे हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरह का। इसी चीज को बार बार पेपर में छापती थी। इससे क्या होता था? लोगों में गुस्सा उभरता था, विद्रोह की समस्या होती थी, लोग सड़कों पे आते थे। इसी चीज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया कि इसमें ऐसा कर दिया कि प्रेस पे ही प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें जैसे ही पता चलता था, कोई भी, मान लीजिए अगर कोई हिंदुस्तान नाम का अगर प्रेस है, अगर उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान प्रेस वाले हमारे विरुद्ध कोई न्यूज छाप रहे हैं, कोई समाचार लिख रहे हैं, तो क्या करते थे? डायरेक्ट जाकर प्रेस पे क्या करते? प्रतिबंध लगाते थे कि आज के बाद अब आप न्यूज नहीं छापोगे, क्या होता वाला। इसीलिए ये लाया गया था ताकि अंग्रेजों की कार्यवाही को समझाया जा सके, इनके द्वारा किए गए कार्य को सही ठहराया जा सके और भारतीयों में किसी भी तरह की अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की समस्या न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात केरल। केरल में ही साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। व्याख्या देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे कई तरह के इस उद्यान में कई तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब कभी आपको मौका मिले तो जाके जरूर घुमाइएगा। ये सब चीजें क्या है? भारत के धरोहर है, इन्हें दिखना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन, लू क्या है? अभी आप देखिए धीरे धीरे कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। अब 15 अप्रैल के बाद या 20 अप्रैल या फिर अप्रैल छोड़ दीजिए, मई के बाद आपको लू चलना शुरू हो जाएगा। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी है कि लू क्या है। आपके पास ऑप्शन है ठंडी हवाएं, मानसूनी है वर्षा, सी है गर्म और शुष्क हवाएं और डी है चक्रवात। तो सही उत्तर है सी, अर्थात गर्म और शुष्क हवाएं। लू क्या है? गर्म और शुष्क हवाएं। व्याख्या देखिए, लू उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं होती है। कहाँ पे? उत्तर भारत में। याद रखिएगा, जो तापमान बहुत अधिक बढ़ा है। आप देखेंगे मई के महीने में तापमान 48, 46, 45, 44, राजस्थान गुजरात एरिया में तो आप देखेंगे 50, 55 तक चला था, 52 तक चला जाता। ठीक है, तो ये क्या करता है? गर्मियों में गर्म हवाएं होती है, क्या करती है ये शुष्क और गर्म हवाएं क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ा देती है, मतलब गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगती है। अभी जो टेम्परेचर अभी 30 चल रहा है, 25 चल रहा है, वो सीधे बढ़ के 35 तक पहुंच जाएगा, 40। ठीक है, तो ये क्या है? गर्म और शुष्क हवाएं हैं। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है नाभिक। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब व्याख्या देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है जहां पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भाई भोजन सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि जीवन जीना है, जीवित रहना है तो भोजन की आवश्यकता है, नीड है। क्योंकि बिना भोजन के हम लोग बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकते। कितना दिन रहेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, मैक्सिमम साल भर सूख के लकड़ी हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन एक समय बाद फिर मर ही जाएंगे, डेथ हो जाएगा, ठीक है, निपट जाएंगे। तो भैया भोजन जरूरी है। तो जिस तरह भोजन हमें जरूरी है उसी तरह जानवरों को भी, पेड़ पौधों, जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम अपना भोजन खुद से बनाते हैं, दाल चावल की सब्जी भी बनाते हैं, और जो जानवर जो भी खाते हैं उसी तरह पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से, फोटोसिंथेसिस, सूर्य का प्रकाश लेते हैं वो, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट बाकी लेते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इसीलिए पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। यदि कोई आप पौधा लगाए और उसे 2-4 महीना सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पौधा क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा। तो पौधे भोजन कहां से बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। किस माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने पत्तियों को लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका सही उत्तर है आरबीआई, अर्थात उत्तर सी भारतीय रिजर्व बैंक। अब व्याख्या देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति निर्धारण करता है जिसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति, जैसे ही मौद्रिक नीति गड़बड़ होती है भारत में, क्या करता है? वो रेपो रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट घटाएगा, और भी जो चीजें हैं उसको बढ़ाएगा, बैंकों से जो ऋण वाली है उसको कम करेगा, ज्यादा करेगा। तो इस कई चीजें हैं उसमें, उसको ये नियंत्रित करता है ताकि क्या कर सके? महंगाई को, जो महंगाई है उसको नियंत्रित कर सके, और फिर क्या करें? आर्थिक स्थिरता बनी रहे। ऐसा नहीं कि अफरा तफरी मच जाए और लोगों में पैनिक की स्थिति हो जाए, ऐसा नहीं कर। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी और रेपो रेट बढ़ा देगा, एसएलआर बढ़ा देगा, सीआरआर बढ़ा देगा, इस तरह की चीजों को करते रहता है, घटा देगा, जिससे कि स्थिरता बनी रहे, लोग पैनिक ना हो, लोगों की समस्या। ठीक है, तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उसके बाद अभी भारत 2024 और भारत रत्न नहीं दिया गया किसी को। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है राजकीय अडवाणी, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, और ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। इसका सही उत्तर है बी अर्थात लालकृष्ण आडवाणी। इसके अलावा भी और लोगों को दिया गया था इस ऑप्शन में, आपको लालकृष्ण आडवाणी जी है इसलिए उनको सही उत्तर माना गया। व्याख्या करिए, लालकृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब भारत रत्न से भारत का, ये क्या है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सैनिक नहीं, नागरिक। इससे बड़ा सम्मान किसी को नहीं मिल सकता, ये बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान। इसे दिया गया लालकृष्ण आडवाणी जी को कब? 2024 में। अभी उसके बाद भारत रत्न नहीं दिया गया, उस समय 4-5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, एक बार आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिएगा, बताने को तो हम भी बता देंगे, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिएगा कि लालकृष्ण आडवाणी जी के अलावा और किसे भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया था? लगभग 3-4 लोगों को दिया गया, कौन कौन थे? तो आप लोग ये करके आइएगा और हमें बताइएगा, हो सकता है हमें ना पता हो, और यदि पता है तो अच्छी बात है।
तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए और मेहनत करके ये बताइएगा कि ये रत्न किसे और मिला था इनके अलावा। ठीक है, सब लोग करेंगे साथी? तुम हाँ बताओ, हाँ करके ही आना है। कल हमें ऑफिस में दिखाना है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन भेज देंगे, ऑफलाइन वाले ऑफिस में कल हमें दिखाएंगे। ठीक है, ओके। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सेट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉप 28 2023 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कॉप जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कॉप एक अपना सीरीज चलाता है, अभी 28 है, 29, 30 है ना, कभी कम बेसी। तो इस तरह का एक सीरीज है जलवायु सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं, जो चर्चा है, उस पर ये कई देशों के द्वारा सम्मिलित होकर चर्चा मीटिंग की जाती है इस सम्मेलन के माध्यम से। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी बनता है कि को 28 को 26 को 25 को 22 इस तरह का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, उसका प्रेसिडेंट कौन था, कब आयोजित किया हुआ, अगला कब आयोजित किया गया, कहाँ किया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कॉप 28 2023 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर है बी अर्थात दुबई। अब आते हैं व्याख्या में। कॉप 28 का आयोजन दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया, जहां जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चा हुई। ठीक है, आप देखिए बताया ना, कॉप 29 2024 का आयोजित होगा बाकू में, अजरबैजान के बाकू। ये जब ये जलवायु सम्मेलन खत्म होता है उसी समय ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अगले साल या अगला सम्मेलन कहाँ पे होगा, किस देश में होगा, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इस तरह के। तो कोप 23 कहाँ हुआ था? कोप 28 का हुआ था 2023 में दुबई में। कोप 29 का होगा 2024 में बाकू अजरबैजान में होगा। ठीक है, इसे कुछ समस्या किसी को नहीं है। क्यों होता है ये? जलवायु सम्मेलन है। क्यों होता है? जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं को उसे कैसे सही किया जाए, कैसे ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, किस पे प्रतिबंध लगाया जाए, किसको ओपन किया जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, मेंशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज फिर हम लोग अपने सीरीज के सेट नंबर जो भी है उसका हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए। हम लोग 10 क्वेश्चन डेली देखते जा रहे हैं ताकि आपके ऊपर ज्यादा बोझ न हो। पहले को तो हम 20 क्वेश्चन यहाँ पढ़ा दें आपको, डेली 20 क्वेश्चन भी करा दे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। टाइम है अपने पास, जब टाइम है तो उसका सही यूटिलाइज किया जाए और खाना उतना ही खाया जाए जितना कि हम लोग पचा पाए। ऐसा नहीं कि ज्यादा खाने के चक्कर में वोमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। जो खाना है उसे पचाना भी है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हम लाते हैं ताकि ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आप इजीली याद कर सके, रिवीजन कर सके। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। कल फिर हम लोग नए सेट के साथ मिलेंगे, लेकिन फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिवीजन करके जरूर लेंगे। हालांकि पहले 2-3 क्लास के बाद से अभी तक के क्लास में मैं ये चीज देखा हूँ काफी इंप्रूवमेंट हुआ है स्टूडेंट में, लोगों में, लड़कों में, जो हमारे छात्रों में जो डेली के डेली याद करके तो आ रहे हैं। एक आध बंदों की बात अलग है, वो गलती से उन्हें नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या आ रही, वरना 99% लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि डेली पढ़ने में ज्यादा मजा आया, डेली याद करने में और डेली का डेली रिवीजन करने में ज्यादा फायदा आया। तो वो कर रहे हैं, मुझे भी इस बात को लेकर संतुष्टि है और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो बहरहाल आज इतना ही। कल फिर हम लोग नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, गुड डे, बाय, जय हिंद।